तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। आज का जो हमारा सेशन है वो है 1133 यानी कि 1133 सेशन है। और हमारा आज हिंदी सेशन के जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर अजय ओंकारनाथ दहाड़। डॉक्टर अजय पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। वो डीएचएमएस, बीएचएमएस और एमडी हैं और वर्तमान में श्रीमती के बी आबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंडवाड़ नासिक में प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर और एचओडी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के पद पर कार्यरत हैं। वे पहले प्लानिंग बोर्ड मेंबर तथा भारतीय विद्यापीठ पुणे के फैकल्टी के मेंबर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले ये पीजी गाइड और रिसर्च मेंटर भी रह चुके हैं। एलएमएचआई वर्ल्ड कांग्रेस में अनेक अंतरराष्ट्रीय पेपर्स भी प्रस्तुत किए हैं और इन्हें डॉक्टर हैनमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड और होम्यो विद्या भूषण जैसे अनेक इनामों से भी नवाजा गया है। तो डॉक्टर दहाड़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। और डॉक्टर दहाड़ का जो आज का टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड होम्योपैथी। उसके ऊपर सर आज अपना सेशन देंगे। तो सर आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, thank you. Good evening, madam. Should I share my screen? यस यस। दिख रही स्क्रीन? हाँ नहीं, स्क्रीन तो सर विजिबल है सर। पावर पॉइंट स्लाइड पे आप क्लिक कर लीजिए, वो खुल जाएगी। स्क्रीन विजिबल हुई क्या? मुझे नहीं दिख रही ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. अच्छा नहीं, यहाँ पे तो विजिबल आ रहा है, आपका डेस्कटॉप पूरा दिख रहा है सर। ओके, वन सेकंड. हाँ जी, नीचे ये पीपीटी पे क्लिक करिए। हाँ जी। या अभी दिख यस, रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको ये साइड के स्क्रीन कैसे हटा सकते हैं? स्लाइड शो करने का है क्या? हाँ जी, ऊपर हाँ जी। और ये जो राइट सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग. बिगनिंग। या यस। या ओके. नमस्कार. सभी को नमस्कार. एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टॉपिक लिया है मैंने पर्पजली आई हैव टेकन, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में होगा क्योंकि आज का जो विषय है वो कंप्लीटली या शुद्ध हिंदी में बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल जाएगा. इसके पहले के सेशंस में भी मैंने आपको वो बात बताई थी. फिर हाँ भी जी मैं सर, कोशिश करूंगा. एक्चुअली कोई नहीं रिसर्च. सर, सर मिक्स चलता है सर। हाँ ओके। हाँ, ठीक है ठीक है. दिस इज माय फ्लोरल ट्रिब्यूट टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन. आज का जो उद्देश्य है पर्टिकुलरली, ये केवल चर्चा है, विचारों का आदान प्रदान है, ना कि आर्गुमेंट. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. रिसर्च, संशोधन की आवश्यकता हमें क्यों आन पड़ी? एक्चुअली हम बहुत बार देख रहे हैं कि अभी ये सेशन में मैंने जब देखा है, इसके पहले के सेशंस में भी, तो सीनियर क्लिनिशियंस प्रैक्टिशनर्स वो ज्वाइन हुए हैं और उनका ध्यान केवल पेशेंट ठीक करने के तरफ और ज्यादा है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़ी होम्योपैथ है, नए रिसर्चर हैं, उन्हें उनका अनुभव का, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे, जो उनके संपर्क में है उन्हें पता होगा, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं आते हैं या उनका जो अनुभव है वो पब्लिश नहीं किया है या लोगों को नहीं बताया है, तो बहुत से लोग उससे अनभिज्ञ रहते हैं और वो उनका जो अनुभव है उसका फायदा होम्योपैथी के लिए, समाज के लिए और जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी उतना नहीं होता है. इसीलिए जब भी हम लोग क्लिनिशियंस हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं सीनियर लोग, इन्होंने थोड़ा सा अगर संशोधन की तरफ ध्यान दिया या कुछ कुछ जो जितने पेशेंट ज्यादा है उनका जो अनुभव है किसी और की मदद के साथ, क्योंकि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स काफी मिल रहे हैं, और उनकी मदद से अगर उन्होंने अपना जो अनुभव है वो पब्लिकेशन के माध्यम से बोलो या थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसका रिसर्च डॉक्यूमेंट अगर तैयार किया, तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो बहुत फायदेमंद साबित होगा. बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि डॉक्टर हनीमन साहब ने भी बताया है, एफोरिज्म नंबर 156 के आगे जब हम जाते हैं या इवन 148 में भी उन्होंने बताया है
कि मटेरिया मेडिका में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें सफिशिएंट मेडिसिन नहीं मिलती है या उनका ड्रग प्रूविंग कंप्लीटली नहीं हुआ है। उन्होंने उसके संदर्भ में ये बताया है कि पॉसिटिव ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स 147 में भी अगर आप देखेंगे तो पॉसिटिव ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स की वजह से बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ मेडिसिन सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर जो अनुभवी डॉक्टर्स है वो अपना अनुभव शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो सभी को फायदा होगा। तो रिसर्च जो है ये एक थोड़ा सिस्टमेटिक एफर्ट है नॉलेज मिलाने के लिए। ये मूवमेंट है जो हमें पता है उसके तरफ से अननोन की तरफ जाने के लिए, फ्रॉम नोन टू अननोन। और ये एक कला है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की। साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन, साइंस ऑफ स्टडिंग में उसका एक शास्त्र है कि इसको कैसे हमें संशोधित करना है। वो एक अपना सिस्टमेटिक तरीके से उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोटोकॉल रहेगा वो हमें फॉलो करना है और वो एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंप्लीमेंटिंग और एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स विश्लेषण हमें करना है और विश्लेषण के आधार पर उसका इवैल्यूएशन भी हमें करना है, वो प्रोग्राम का हम जो कर रहे हैं। अभी इसका विशेष उद्देश्य जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत से अनुभवी डॉक्टर्स हैं वो अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए हैं या वो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को नहीं पता है। इसलिए स्पेशली ये तथाकथित जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं ये होम्योपैथी के रिसर्च को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। अभी इसमें अपने अपने ओपिनियन है। इसको एक्सेप्टेंस न देने के होम्योपैथी का जो बेसिक साइंस है, प्रिंसिपल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? एम आई ऑडिबल? जी जी आ रही है। हाँ हाँ, बीच में थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था सर। हम्म। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि ये सिस्टमेटिक होना चाहिए और इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर मेथड से चलेंगे तो उसका फायदा सभी को होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन, इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका उद्देश्य जो है, जो हिडन ट्रूथ है जो हमें पता नहीं है वो पता करना है और लोगों को इससे अवगत करा के आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ी में इसका फायदा होगा। टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें निरीक्षण करना है, उसका विश्लेषण भी करना है, हमें अपने तरीके से उसका अनुवाद भी करना है और विस्तृत तरीके से हमें उसको बताना है। अभी ये उद्देश्य के साथ साथ हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं इसमें, जब हम रिसर्च प्रोटोकॉल से आगे बढ़ते रहेंगे तो ये फैमिलियरिटी होगी विथ फिनोमिनन। नई नई ऊंचाइयों हम हासिल कर सकते हैं, नए नए चीजों में हम वो कैसे डिसीज ट्रीट करना है ये भी हमें बता सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से अगर जाएंगे तो इसका रिप्लिकेट भी हो सकता है और इमिटेट भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, हम अपने अनुभव के हिसाब से जिस तरीके से हमने उसको बताया है या खुद ने अनुभव किया है, वो लोगों को जब तक हम नहीं बताएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, लोग उसको डुप्लीकेशन या इमिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें वो एक अच्छे तरीके से लोगों को समझाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहना चाहिए। और हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसे टेस्ट भी करना जरूरी है। इसमें वो शास्त्र का भी वृद्धि होती है और स्पेसिफिकली जो आयुर्विज्ञान साइंस है, आयुर्विज्ञान जो है उसमें भी उसका इजाफा हो। So specifically in medical science to understand the causes, development, extent and distribution of disease, रिसर्च जब करते हैं तो वो पूरा बेसिक से लेकर हम आगे जाना चाहिए, तभी हम लोगों को बता सकते हैं और उसकी इफेक्टिविटी क्या है, उसका थेरापेटिक यूटिलिटी क्या रहेगा। तो इस तरीके से इफेक्टिवनेस ऑफ थेरापेटिक इंटरवेंशन इन जनरल एंड स्पेसिफिक हम लोगों को बता पाएंगे और नए जो बड़ी होम्योपैथ है उसे, उन लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अभी इसमें रिसर्च में कौन से एरिया हो सकते हैं कि लिटररी है और फील्ड और लेबोरेटरी, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं और क्लिनिकल इसमें भी है। तो अभी इसके जो टाइप्स हमें बताना है, अभी जनरली यहाँ पर स्पेसिफिकली जो क्लिनिशियंस आए हैं उनको क्लिनिशियन का ही ज्यादा फायदेमंद होगा या उसी में वो इंटरेस्टेड रहेंगे। तो उसके तरफ पे मैं थोड़ा थोड़ा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। अभी रिसर्च के टाइप्स कैसे हैं? बेसिकली दो टाइप है इसके।
अलग अलग तरीके से हम टाइप बता सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव है कि जिन्हें हम पूरे विस्तार से समझा सकते हैं, और उसके अगेंस्ट दूसरा है एनालिटिकल, जिन्हें हम विश्लेषण के तरीके से बताना है। अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है, हमें ढूंढना है अलग अलग तरीके से, वो केस टेकिंग के माध्यम से हो या अलग लैब इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो। अभी वो व्यक्ति के हिसाब से होगा, सिचुएशन के हिसाब से होगा, ग्रुप में होगा, इसके भी अलग अलग तरीके से हम उसका विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसा कि से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जेंडर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर लोकेलिटी है, कुछ सिचुएशन है, कुछ स्टेजेस है, उसके हिसाब से हमें करना है। और डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। दूसरा जो है विश्लेषण के हिसाब से जो हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान जो करते हैं, संशोधन जो करते हैं, वो प्राइमरीली जो कंसर्न है वो हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में जो है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन सपोज मैंने ले लिया है कि आर्सेनिक एल्बम का कोविड-19 में कितना यूटिलिटी है, वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसके रिलेशनशिप हमें इंटरप्रेट करने के लिए वो फायदेमंद होगा। और अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे तभी है। अभी आप लोगों को ये सभी पता ही होगा कि सीसीआरएच ही है जो सबसे पहले 24 जनवरी 2020 में सबसे आगे आया, और कोविड-19 के लिए होम्योपैथी में इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है इसका उन्होंने सबसे पहले बताया। जबकि आईसीएमआर और ये लोगों ने भी बाद में उनके उनके तरीके से बताने की कोशिश की है कि हाउ वी कैन फाइट विद द कोविड-19। तो ये है होम्योपैथी का दमखम, और इसका रीजन ही है कि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन साइंस एज वेल एज इट हैज अ लॉजिकल बैकग्राउंड। अभी मैं जैसे पहले भी बताया कि दो तरीके के और अलग अलग तरीके से हम इसके टाइप्स बता सकते हैं, एक अप्लाइड है और दूसरा फंडामेंटल है। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था अप्लाइड रिसर्च जो है ये पर्टिकुलरली क्लिनिकल ओरिएंटेड जाता होता है कि एप्लीकेशन, हम प्रैक्टिस में इसका एक्शन रिलेटेड जो होता है उसमें उसका ज्यादा फायदा होता है टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम रिक्वायरिंग इन एन एक्शन और पॉलिसी डिसीजन में। फंडामेंटल रिसर्च जो है ये लिटरेरी रिसर्च ज्यादा होता है, ऑल्सो नोन एज बेसिक या प्योर रिसर्च होता है, कि जहां इसका ओरिजिन, इवोल्यूशन और एक्सटेंशन कहां तक हो सकता है। तो इसमें थोड़ा लिटरेरी रिसर्च का स्कोप ज्यादा रहता है। इट इज अंडरटेकन आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड इज नॉट नेसेसरीली प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेगा, ऐसा आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके जो फंडामेंटल्स है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो अपने को डेफिनेटली एक नई दिशा दे सकते हैं। आगे का तीसरा टाइप मैं दिखा सकता हूं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट, एक आधे डिसीज का हमारे पास सैकड़ों से पेशेंट मिलते हैं, या कुछ मैलिग्नेंसी है उसका इक्का दुक्का पेशेंट मिलता है, लेकिन वो इक्का दुक्का पेशेंट में भी एक विशिष्ट औषधि अगर हम उसकी इफेक्टिविटी हमें मिलती है और वो अगर हम समाज को बताएंगे कि डेफिनेटली उसका फायदा समाज को होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मैलिग्नेंसी में मिजल्टो विस्कम एल्बम का इफेक्टिविटी एक 25 साल पहले प्रूव किया गया है, और उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसका विस्कम एल्बम या मिजल्टो बोलकर एक मेडिसिन है, वो जनरली इंपोर्ट ही होती है जर्मनी से, इंडिया में वो इजीली अवेलेबल नहीं। तो जस्ट आई हैव गिवन वन एग्जांपल। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना, कि इसमें उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालकर कितना हमें वो फायदेमंद हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट का इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई उपयोग नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च का अपना एक स्कोप है। इज ए नॉन क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस which is aimed at finding out the quality of a particular phenomenon। वो पर्टिकुलर डिसीज, बीमारी को विस्तृत तरीके से समझाने में, एक्सप्लेन करने में हमें फायदा होता है, और उसे ठीक करने में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था विस्कम एल्बम का, मिजल्टो का जो इफेक्टिविटी है इन मैलिग्नेंसीज। अगला टाइप है कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। अभी कंसेप्चुअल में जो है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जैसा होम्योपैथी में है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कि निसर्ग के ऊपर ही डिपेंड है, जो भी नेचुरली हमने डिराइव किया है उसके लिए एक लॉजिकल बैकग्राउंड है, और दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग कि होम्योपैथी इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो कंसेप्चुअल रिसर्च इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स। उनका एक अपना तत्वज्ञान है,
उनकी एक अपनी सोच है और वो उसी को आगे बढ़ाकर नए नए कंसेप्ट, नई नई थियरीज हमें बताते हैं टू रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, एक थोड़े अलग तरीके से। रिसर्च ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, लेकिन वही चीज हमें अलग तरीके से बनाना है। जैसा कि एक बड़े व्यक्ति ने बताया है कि असामान्य व्यक्ति कोई अलग बात, नया इन्वेंशन नहीं करते हैं, वही बात वो एक अलग तरीके से अपने ढंग से बताते हैं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, वही हम लोग फॉलो करते हैं होम्योपैथी में। अभी इसका दूसरा टाइप दिखाया गया है यहाँ पर, एम्पिरिकल। ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, ये डेटाबेस है। आपके पास जितना डेटा स्ट्रांग रहेगा उसके बेसिस पर उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव, उसका अवलोकन किया जाता है और उसके बेसिस पर वो आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अपने लिमिटेशन भी है। तो आपका अनुभव, आपका ऑब्जर्वेशन, ये जो बताते हैं एम्पिरिसिस्ट लोग जो है कि बेस्ड ऑन पास्ट हाइपोथेसिस, थ्योरीज, स्पेकुलेशंस के ऊपर है, इसलिए इसका कंपैरेटिवली लिमिटेशन ज्यादा है। लेकिन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी वी कैन नॉट गो अहेड। अगले कुछ टाइप मैं आपको बताता हूं। वन टाइम रिसर्च होता है जो एक ही बार में किया जाता है, कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड। लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च है। अभी वन टाइम रिसर्च में जैसे कि आजकल के पीजी के स्टूडेंट ये ज्यादा कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग देख रहे हैं कि पीजी के जो डिसर्टेशन है, सिनॉप्सिस है, ये वन टाइम रिसर्च, कॉपी पेस्ट वगैरह भी चल रहा है बहुत। लेकिन बहुत से ऐसे डिसर्टेशन मैंने देखा है कि डेफिनेटली वो एक समाज के लिए फायदेमंद भी होता है। अभी सीसीआरएच ने डिसर्टेशन बैंक का एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और दे आर कॉलिंग द डिसर्टेशंस, नए नए रिसर्चेस जो लोगों ने किए हैं पर्टिकुलरली पीजी स्कॉलर्स से, वो लोगों के सामने बता रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने क्या बताया है। शायद आप जैसे अनुभवी लोग जो यहाँ उपस्थित है आपको ये पता होगा, लेकिन एक इन ए डिफरेंट वे दे आर प्रेजेंटिंग। लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च ये जो चलता है ऊपर से नीचे तक, सेवरल टाइम ऑफ पीरियड, टाइम टू टाइम आप इसको प्रूव कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इफेक्टिविटी प्रूव करना है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कुछ साल पहले बताया भी था कि हमें ड्रग प्रूविंग जो किया है डॉक्टर हनीमन साहब ने, बहुत उस तरीके में उस समय के हिसाब से किया है, तो हमें रीप्रूविंग भी करना चाहिए। और सीसीआरएच इसके ऊपर काम कर भी रही है, रीप्रूविंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग, क्योंकि यहाँ परिस्थिति बदलती है, लोग बदल रहे हैं, उसी तरीके से बीमारियां भी बदल रही है, उनका अपना तरीका भी बदल रहा है, उनके साइन सिम्टम्स प्रेजेंटेशन भी बदल रहा है। तो डेफिनेटली हमें अलग तरीके से वो डिसीज ट्रीट करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए। डायग्नोस्टिक रिसर्च, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च व्हिच एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कॉजेस। इसका कारण क्या है, बहुत बार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने हमारे टीचर से सुना है कि पेशेंट दो चीजों के लिए डॉक्टर के पास आता है। उसे दवाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ये जानने में इंटरेस्ट है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी मुझे क्यों हुई, इसका कारण क्या है और ये कब तक चलेगी, दैट मीन्स इसका लाइफ कितना है। बाकी इसको कैसे ठीक करना है वो मेरे मेरे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके वो डिसीज को मैं ठीक कर सकता हूं, अगर मुझे इसका कारण पता चल जाए तो इसलिए डायग्नोस्टिक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि नए नए तरीके से, पर्टिकुलरली ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फिलोसॉफी वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट अप्रोच एनालाइज करके वो पेशेंट को कॉजेशन और डिफरेंट अप्रोच बता सकते हैं, जो कि मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी वालों को फायदेमंद होगा। और क्लिनिशियंस को भी ये डेफिनेटली यूजफुल है कि हमें इस तरीके से ये ट्रीटमेंट देखना है। इज इट माइजमेटिक है, टेम्परामेंट यूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच करना है, थेरापेटिक अप्रोच करना है, या मटेरियलिस्टिक फिजियोलॉजिकल अप्रोच जहां मटेरियल डोज दिए जाते हैं उस तरीके से करना है। वो तो डेफिनेटली डिपेंड ऑन वो केस के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो प्रॉब्लम, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब हम ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च में जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ एन अनफैमिलियर प्रॉब्लम। ये बहुत बार ये नया कुछ तो भी ढूंढने के लिए हम चाहते हैं अलग तरीके से, इसीलिए इसे एक्सप्लोरेटरी करते हैं कि हमें उस बीमारी को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा और विस्तृत तरीके से समाज के सामने लाना है। व्हाट आई अंडरस्टूड, मेरे पर्सपेक्टिव में समाज को बताना है, शायद समाज मुझे कल उसमें भी और नई बातें बताएगा और फ्रेटर्निटी बताने के बाद हमें और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज एम टू गेन द फैमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम, जनरेट न्यू आइडियाज। ये नए नए आइडिया
दिलाने में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए इसे फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहा जा सकता है, कि जहां हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि जहां हमें प्रैक्टिकल्स करना है। इट इज डिजाइन टू असेस द इफेक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर वेरिएबल ऑन अ फिनोमेनन। इसमें दो तरीके का होता है, एक इफिकेसी टेस्ट की जाती है या एक इफेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। अभी इफिकेसी में क्या होता है कि उसकी एक्शन क्या है एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर हनीमन ने जो बिगिनिंग किया है डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, वो इफिकेसी से किया है। लेकिन आज हमें अलग अलग पर्सपेक्ट पे, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग सिचुएशंस में हमें उसकी इफेक्टिविटी प्रूव करना है। आर्सेनिक एल्बम इज नोन, इंडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ये हमें पता है। लेकिन बदले हुए परिस्थिति में उसकी और उपयोगिता हमें और एक्सप्लोर करना है, उसे हम इफेक्टिविटी बताते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च ये भी एक लिटरेरी रिसर्च का ही पार्ट है, कि जहां पास्ट रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन हमें सोर्स के तरीके से काम में आती है। और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि इतिहास ही हमें अपनी गलतियां दोहराने से बचाता है। जो पुराने लोगों ने अनुभव से सीखी है, वो गलतियां हम आगे ना दोहराएं। तो इसीलिए हिस्ट्री गिव्स क्लूज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वी कैनॉट रिपीट द सेम मिस्टेक व्हाट द अर्लियर पीपल दे डिड। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। बहुत बार यह क्वेश्चन ऑर्गेनाइज के में पूछा जाता है और लोग पूछते हैं कि इसका हिस्ट्री का, लाइफ हिस्ट्री का क्या जरूरत है। तो ये कौन सी परिस्थितियों में उन्होंने वो प्रिंसिपल ढूंढ के निकाला है और किस तरीके से वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो परिस्थिति हमें देखना है। और वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या फर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये संशोधन करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस है। मैंने अभी थोड़ा टाइप्स आपको बताया, अभी मैं डिफरेंट अप्रोचेस आपको बताता हूं। अप्रोचेस में ऐसा है कि एक इंपेरिकल, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पास्ट एक्सपीरियंस, जो पुराने अनुभव है उसके बेसिस पर चलते हैं। इसमें इसके लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ड्रग प्रूविंग जब हम करते हैं, तो डॉक्टर हनीमन साहब ने भी हमें बताया है कि ड्रग प्रूविंग का जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो यही तीन मेथड है, जो प्रूविंग बोलो या रिसर्च बोलो। पहला मेथड आता है एम्पिरिकल है, दूसरा डॉगमेटिक है, और तीसरा मेथडिस्ट है। तो पहला एम्पिरिकल बोले तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, पुराने अनुभव के बेसिस पर, जहां डेटा की हमें आवश्यकता होती है। डॉगमेटिक जो है, ये कॉज, उसका कारण ढूंढने तक जाते हैं, उसका ओरिजिन कहां है वहां तक हमें जाना है, और वो उसको ज्यादा सिग्निफाइड करते हैं। और मेथडिस्ट लोग जो है, ये इसको अलग अलग तरीके में परोसते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इसलिए उन्हें क्लासिफायर भी कहा जाता है। अभी डॉक्टर जेम्स क्रॉस राइटली मेंशन, उन्होंने बताया है कि हनीमन एज ए एक्सपेरिमेंटर के हनीमन साहब ने सही तरीके में हर चीज प्रूव की है। अभी हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि उनके पिताजी ने उन्होंने वो सीख उनको दी थी कि सच ढूंढना है, और वो सच तभी मानना है कि जब आप उसको सिद्ध करें, खुद अनुभव करें, तभी वो सच है। ये आपको एक्सेप्टेंस देना है, और उसके बाद समाज को बताना है, लोगों को बताना है। So discovered the symptomatic source of both pathologic and therapeutic diagnosis and thereby made of practice of medicine scientifically. उसके बगैर हम उसे साइंटिफिक नहीं बता सकते। अभी एक्सपेरिमेंटेशन इज एनालिटिक डिडक्शन। जैसा कि हम लॉजिक में देखते हैं कि लॉजिक क्या है, ये तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र के भी दो पद्धति है, एक लॉजिक ऑफ ट्रूथ है, एक दूसरा है लॉजिक ऑफ फॉर्म। अभी फॉर्मल लॉजिक जो है वो एरिस्टोटल साहब ने बताया है, और लॉजिक ऑफ ट्रूथ जो सच का लॉजिक है, जो वो तर्क है सच्चाई का, वो दिया है सबसे पहले लॉर्ड फ्रांसिस बेकन साहब ने। और डॉक्टर बेकन ने हमें बताया है कि इसे कैसे जाना है, तो इंडक्शन, वी हैव टू इंड्यूस द थिंग्स। हमें अलग अलग जगहों से जो कॉमन थिंग है, जो सामान्य, जो एक समान चीजें आती है, वो ढूंढना है, और उसके बेसिस पर हमें अनुमान निकालकर फिर निष्कर्ष पर पहुंचना है। उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। और इसका ही पार्ट है तो दूसरा रीजन जो है कि इसका वेरिफिकेशन ऑफ इंडक्शन करना है। एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करते हैं हम लोग, कि जो बात मैंने अनुमान से निकाली है या निष्कर्ष तक पहुंचा है, इसका मुझे वेरिफिकेशन भी करना है। और वो वेरिफिकेशन डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया है। सिर्फ उन्होंने सिंकोना खुद नहीं लिया, ट्रीटमेंट के दौरान वो देने के वक्त उन्होंने वो भी कंफर्मेशन किया है कि ये सही मायनों में जो डॉक्टर कुलेन साहब ने बताया है कि सिंकोना क्योर्स मलेरिया लाइक सिम्टम, इसीलिए सिंकोना क्योर करती है। लॉ ऑफ सिमिलियंस सबसे पहले हिप्पोक्रेट साहब ने बताया है,
और उसके बाद डॉक्टर हनीमन साहब ने उसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया है, विस्तृत तरीके से समझाया है, साइंटिफिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाया है। और वही ये अनुभवी क्लिनिशियंस को मैं समझाया बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने अनुभव अगर सिस्टमेटिक तरीके से पिरोगे तो वो एक माला सीरीज बन जाती है और वो भविष्य में लोगों को काफी फायदेमंद होती है। अभी जो मैं पहले भी एग्जांपल दिया हूं लॉ ऑफ सिमिलर्स का, इनिशियल आइडिया आया था। अभी रिसर्च में क्या होता है संशोधन में कि एक पहले हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं कि मेरा प्रश्न क्या है, कि इसमें इसका क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडिया आता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसकी इंक्वायरी करते हैं, डिजाइन करते हैं कि कैसे बनाना है। जैसे हम लोग घर बनाने की सोचे कि मुझे अभी नया घर चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरत, इसीलिए बोलते हैं कि जरूरत ये जो है ये संशोधन की जननी। तो हमें जिस तरीके से आवश्यकता रहेगी उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से हम फिर उसका प्लानिंग भी करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ही है। तो सबसे पहले दिमाग में आइडिया है, फिर उसका प्लानिंग किया, डिजाइन किया कि मुझे क्या करना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, अनबायस ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। मुझे ये निरीक्षण करना है जिसमें मैं किसी तरीके से पूर्व ग्रह दूषित नहीं रहूंगा, और ये सब डेटा मुझे एविडेंस के साथ तैयार करना। आई शैल बी वेरी डिस्पैशनेट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व फाइंडिंग्स। मुझे ऐसा कोई पैशन नहीं रहना चाहिए कि मेरा रिजल्ट सही मायने में यही आना चाहिए, या नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज अ पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। बहुत बार निगेटिव रिजल्ट भी हमें फायदेमंद होते हैं। से फॉर एग्जांपल कि ये मेडिसिन इस डिसीज में कारगर नहीं है बल्कि इसके साइड इफेक्ट है, तो आप इसे देना नहीं चाहिए। जैसा कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही, क्लिनिकल रिसर्च में ही पता चल जाता है कि सल्फर कैल्केरिया कार्ब लाइकोपोडियम में जब हम लोग देखते हैं कि रेमेडीज एक्टिंग इन साइकिल, कि कैल्केरिया कार्ब के बाद हमें सल्फर देने से बचना है, वो उसका अपना प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं दिखाएंगे जब तक कि आप बीच में लाइकोपोडियम डालें। तो इसीलिए ये ऐसा पैशन नहीं रहना चाहिए कि मुझे जिस तरीके से उसका रिजल्ट चाहिए वैसा ही वो आना चाहिए, आवश्यक नहीं है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ reasons for the effects and realization of original hypothesis into a universally applicable law। मैं इस तरीके से उसका विश्लेषण देना चाहिए कि जो मैं एक नियम में, रूल में बदल सकूं और उसको बना सकूं, तभी लोग उसको एक्सेप्टेंस देंगे और तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये साइंटिफिक है। अभी रिसर्च इन होम्योपैथी क्या होता है? होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलर व्हिच डील्स विद पेशेंट। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है, सिस्टमेटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्कोप क्या क्या है अभी इसमें? टू एक्सप्लोर द फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी, कॉम्प्रहेंसिव एक्शन फॉर थेरापेटिक वैलिडेशन। अभी होम्योपैथी के अलग अलग प्रिंसिपल, जैसे कि हमने देखा है कि आजकल लोग पूछते हैं कि होम्योपैथिक दवाई एक्शन कैसे करती है। बिल्कुल वाजिबी है कि उनका यह पूछना कि कैसे एक्शन करती है, लेकिन डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया कि मैं इससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। आई डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस दे सकते हैं आप लोग लेकिन मच नहीं। इसीलिए अभी आईआईटी मुंबई वालों ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह से होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्शन कर रही है, और वो भी उसके तरीके से बताने की कोशिश उन्होंने किया है। टू इवॉल्व न्यू मेडिसिन, नए नए मेडिसिन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। पैथोजेनिक ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ड्रग प्रूविंग करते वक्त पहले एम्पिरिकल वे होता है, फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हम उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज करते हैं, फिर लोअर एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लास्ट में फिर हम ह्यूमन बीइंग ट्रायल्स पर करते हैं, ह्यूमन बीइंग प्रूविंग करते हैं। अभी आजकल अगर देखेंगे तो सीसीआरएच का प्रोटोकॉल भी उन्होंने बताया अपने वेबसाइट पर, और बहुत स्ट्रिंजेंट है। डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग प्रूविंग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो ड्रग का, होम्योपैथिक मेडिसिन का वैलिडेशन तब तक नहीं होगा जब तक वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव नहीं किया जाता है। तब तक उसका कॉम्प्रहेंसिव ड्रग इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा और वो फार्माकोपिया में इंक्लूड भी नहीं होगा। टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जैसा मैंने बताया था कि रीप्रूविंग भी करना है, तो टू इवेल्युएट उसका इफेक्टिविटी अलग अलग परिस्थिति में क्या आता है। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी फॉर वेरियस कंडीशंस बाय यूजिंग नोसोलॉजिकल थीम्स। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग नोसोलॉजिकल थीम, पर्टिकुलर कंसेप्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है।
जिसे हम तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको तर्क है, जिसको साइंटिफिक बेस है, जो उसका फिक्स प्रिंसिपल है, जो निसर्ग तत्वों पर अवलंबित है, उसे हम लोग एक्चुअली एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलना चाहिए, और वही होम्योपैथी। दिस प्रोपेल्स होम्योपैथी इनटू द न्यू टू द सेंटर स्टेज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट वेरियस क्राइटेरिया। जैसा मैंने आप पहले भी बताया था कि इफेक्टिविटी प्रूव करते वक्त अलग अलग पैरामीटर्स है, डिफरेंट अप्रोचेस है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरकरंट है, माइस्मेटिक है, टेम्परामेंट है, अलग अलग स्कूल्स चल रहे हैं, अभी डिफरेंट स्कूल्स भी है। अभी ईपीए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम जो आया है, उन्होंने वो बताते हैं कि इंटरेस्टेड प्रोफिशिएंट एफिशिएंसी हमें चाहिए। जब तक वो इंटरेस्टेड प्रोफेशनल एफिशिएंसी वो स्टूडेंट में नहीं आ जाती है, तो सोसाइटी कैसे हम पर विश्वास रखेगी। इसीलिए बहुत बार ये जो क्वेश्चन रेज होते हैं होम्योपैथी की इफेक्टिविटी के ऊपर, इसका कारण ही वही है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें बताने में थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो यही मेरा आज का उद्देश्य है कि जो आप जैसे अनुभवी क्लिनिशियंस हैं, ये आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे लोगों को, तो उसका फायदा होगा, और होम्योपैथी की इफेक्टिविटी और इफिकेसी इवेंचुअली और ज्यादा प्रूव होगी, और लोगों की तरफ से उसको एक्सेप्टेंस भी आए। So this may be mapped in a scientific basis, which becomes model for other practitioners to replicate the result, cures on regular basis। कि ये पर्टिकुलर तरीके से अगर हम जाते, पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं, इस तरीके से अगर हम केस ले रहे हैं, ये अप्रोच गया है। अप्रोच भी एक्चुअली पेशेंट बताता है, जैसा रेपर्टरी में हम लोग सीखे हैं कि रेपर्टरी के हिसाब से एनालिसिस इवैल्यूएशन नहीं करता है, करना है। पेशेंट खुद बताता है कि मुझे कौन सी रेपर्टरी चाहिए, इज इट रिक्वायर्ड केन्स रेपर्टरी, बीबीसीआर चाहिए, बीटीपीबी चाहिए, या और कौन सी रेपर्टरी चाहिए, ये पेशेंट बताता है। क्योंकि पेशेंट के सिम्टम परिस्थिति के हिसाब से हम केस का एनालिसिस करते हैं, टोटलिटी फ्रेम होती है, और फिर रेपर्टरियल टोटलिटी, और फिर रेपर्टरियल टोटलिटी होने के बाद हमें पता चलती है कि हमें इस रेपर्टरी से जाना चाहिए, क्योंकि इस रेपर्टरी में इसका स्कोप है। तो ये भी रिसर्च का ही एक आउटपुट है, रिजल्ट है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स की भी बात आती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हमें रिसर्च में करना पड़ता है। सर्टेन टाइम्स लोग बोलते हैं कि इज इट द साइंस, तो इज द साइंस एंड आर्ट डीलिंग विद द figures and facts? Actually, in true sense, statistics is the thing related with the probabilities. Mathematics a science. लोग डिफाइन कर रहे हैं कि वो साइंस एंड आर्ट डीलिंग विद द फिगर्स एंड ट्रिक्स, सो वो साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग है, ना कि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में शास्त्र है। स्टैटिस्टिक्स शास्त्र नहीं है, गणित ये जो विषय है, मैथमेटिक्स, वो साइंस। So study of collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data, ये statistics में आता है। उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ लेते वक्त हमें किस तरीके से लेना है, उसका एसोसिएशन किसके साथ है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या रहेगा टू पर्टिकुलर थिंग के लिए। एंड स्टैटिस्टिक्स कैन नाइदर प्रूव और डिसअप्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स से हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, पर्टिकुलरली सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लेंगे, तो वो लोअर एनिमल्स पर प्रूव करते हैं और वो प्रोबेबिलिटीज दिखाते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन आजकल जो चल रहा है कि 10 में से मेरे 8 पेशेंट में आर्सेनिक इंडिकेटेड है, इसलिए मैं बाकी सभी पेशेंट को आर्सेनिक ही दूंगा, तो ये बात नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन दैट कैन हेल्प अस, दैट कैन फैसिलिटेट टू दैट पर्टिकुलर फिजिशियन। जैसा रेपर्टरी डिसिसिव नहीं है, वो अपने आप में एक अथॉरिटी नहीं है टू डिसाइड द रेमेडी, लेकिन वो हमें मदद करती है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि मटेरिया मेडिका में डिक्शनरी ऑफ सिम्टम्स है, उसी तरीके से मटेरिया मेडिका में सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं, रेपर्टरी में भी डिक्शनरी ऑफ सिम्टम्स। तो वो सिम्टम्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने उसमें अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया। अभी स्टैटिस्टिक्स का नीड क्या आता है कि it is a quantitative appraisal of vital, medical and health related practice. We came across biostatistics where math is at baseline. Quantitative, संख्या के ऊपर जो भी बातें हैं, फिर वो वाइटल इंपॉर्टेंट रहो, वैद्यकीय रहो, आयुर्विज्ञान से संबंधित रहो, आरोग्य से संबंधित रहो, ये सभी बातें हमें उस तरफ लेकर जाते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स
अप्लाइड टू द बायोलॉजिकल साइंस। मैं एकदम सुपरफिशियली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिसर्च क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो आप लोग जो इतने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, उस अगर सही तरीके से समाज के सामने प्रेजेंट करेंगे तो मेरे जैसे लर्नर्स को भी उसका बेनिफिट मिलते जाए। बायस लाइफ मेट्रॉन मेजरमेंट ऑफ लाइफ, ये भी इसमें कि लाइफ को कैसे मेजर किया जाता है वो बायोस्टैटिस्टिक्स से हम सीखते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। अभी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ में हम कम्युनिटी बेस्ड देख रहे हैं और मेडिकल बोले तो आयुर्विज्ञान में हम देख रहे हैं कि डिसीजेस रिलेटेड है। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स जहां हमें डेमोग्राफिक स्टडी करना है, जहां गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, एपिडेमिक्स, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी या पैंडेमिक वगैरह के, उसमें वो डेमोग्राफी का यूज होता है। इसका पर्पस क्या है? टू इवैल्यूएट द रिसर्च स्टडी एंड टू वैलिडेट दैट पर्टिकुलर थ्योरी। इसका उद्देश्य क्या है? सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट प्रोजेक्शन ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑफ द अनप्रेजुडाइज्ड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। जो भी सही तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है, अगर उसको सही तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं विद एविडेंस, सबूत के साथ, तो डेफिनेटली वो जो फैक्ट है वो इस तरीके से एक्सेप्ट होंगे कि जैसे सच ही है। सो अनप्रेजुडाइज रहना चाहिए हर वक्त, क्रिएटिंग अ पब्लिक अवेयरनेस। इसका उद्देश्य क्या है? जो मैं बता रहा हूं कि आप जैसे अनुभवी लोग में इस माध्यम से फायदा दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं? टू मेजर प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग डिसीजेस का क्या प्रिवेलेंस है, इसका इंसिडेंस कितना है, इसने कितने जगह पर व्याप्ति कर रखी है, शरीर में बोलो या समाज में बोलो या जियोग्राफिकली बोलो। इसका मॉर्बिडिटी कितना है, मोर्टेलिटी कितना है, लाइफ थ्रेटनिंग कितना है वो डिसीज, ये भी हम ढूंढ सकते हैं रिसर्च की वजह से। टू एस्टैब्लिश द कॉज, रिस्क फैक्टर्स, ट्रीटमेंट, टू फाइंड आउट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। बहुत बार हमें ये नहीं पता चलता है, इसलिए केस टेकिंग में जो केस एनालिसिस डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया है, that is very important. The inquiry in the detail about the past illnesses and family history, which facilitates us to show the cause and effect relationship. और cause and effect relationship हमें माइजमेटिक अप्रोच के लिए बहुत उपयोगी है। To prove the effectiveness of therapeutic intervention. थेरापेटिक बोले तो मैनेजमेंट, कौन से मेडिसिन किस तरीके से हमें वो पेशेंट को ठीक करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो। डेटा क्या है? अभी इसमें जो डेटा की मैं बात कर रहा था, फैक्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, जो हम संख्या में अलग अलग बातें बता रहे, दैट इज अ फैक्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। जो भी हम हेलो ओके, इसके सोर्सेस क्या है, कहां से हमें ये मिल सकता है? एक्सपेरिमेंट्स है, सर्वेज है और रिकॉर्ड्स है। एक्सपेरिमेंट बोले तो प्रयोग, प्राइमरी डेटा हमें मिलता है, सर्वेज से भी हमें प्राइमरी डेटा ही मिलता है, बेसिक डेटा। और रिकॉर्ड्स जो है, इसमें हम सेकेंडरी डेटा तैयार कर सकते हैं। अभी इसके डेटा के टाइप्स क्या क्या आते हैं, डेटा कैसे, डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी रिसर्च में। डेटा कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम कोई नया मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसको प्रूव करना है, तो उसका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज आल्सो द डेटा। लेटर ऑन फिर हम किसके ऊपर उसे प्रूव कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप पर है, कौन से जेंडर पर है, कौन सी परिस्थितियों में है, उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस तरीके से आते हैं। उसके ऑब्स्टैकल्स क्या है, इसमें भी हमें ध्यान देना है। तो अभी मैं डेटा के टाइप्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत थोड़ा सुपरफिशियली जा रहा हूं। प्राइमरी डेटा आता है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस है, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। अभी प्राइमरी में क्या जाए तो फर्स्ट टाइम जो हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सेंसस है। सेकेंडरी डेटा क्या आता है? जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, इंफॉर्मेशन है और सम अदर पर्पज के लिए किसी और ने वो डेटा तैयार किया है, लेकिन मैं उस डेटा को अलग तरीके से इस्तेमाल कर कर लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसके ऊपर अपन पहले ही देखा है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट बोले तो एपिसोड मैनर में जाता है, ऑन एंड ऑफ चलता है। कंटिन्यूअस बोले तो जो केस सीरीज स्टडी चलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी जो चलते हैं वो कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट में क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इन बिटवीन जो होता है। ग्रुप एंड अनग्रुप, ग्रुप में एक स्पेसिफिक ग्रुप लो या मास ग्रुप लो, जैसे भी आपको चाहिए उस तरीके से। अगेन दैट इज डिपेंड अपॉन द नीड। अनग्रुप बोले तो इंडिविजुअल।
जैसे कि मैलिग्नेंसी और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिसीज होगा तो उसके हिसाब से। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल बोले तो जो ऑर्डिनरीली हम एट रैंडम डेटा तैयार करते हैं, नॉमिनल लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अभी डेटा का, इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसका प्रेजेंटेशन जो रिसर्च है ये कैसे हमें प्रेजेंट करना है, तो इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के माध्यम से कर सकते हैं, चार्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं, डायग्राम अलग अलग है, ग्राफ्स है। अभी टेबल में हम बताते हैं ना कि 10 से 20 एज ग्रुप, 20 से 30, 30 से 40 है, मेल फीमेल है, थर्ड जेंडर है, चिल्ड्रेंस है, एडल्ट है, ये अलग अलग तरीके से हम उसका डेटा तैयार कर सकते हैं। चार्ट्स अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चार्ट भी होता है। डायग्राम, बार डायग्राम में सिंगल या मल्टीपल डायग्राम लो, पाई चार्ट, ये जहां हम सर्कल में उसका पिक्टोरल फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं, सेक्टर के हिसाब से बताते हैं, उसे पाई चार्ट बोलते हैं। ओवरलैप डेटा कुछ होता है, कुछ कुछ बातें किसी किसी में डबल भी आती है तो उसको वेंट या ओवरलैप डेटा बोलते हैं। पिक्टोग्राम्स, पिक्चर्स के माध्यम से बता सकते हैं आप, नकाशे बना सकते हैं, मैप्स जिसे हम बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आई कैचिंग, जिस तरीके से हम लोगों को आसान तरीके से समझा सकते हैं वो है। अभी ये डेटा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी समरी यानी इसका सारांश हमें कैसा निकालना है, तो ये 3 तरीके से निकलता है सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से। एक मीन आता है, दूसरा मीडियन है और तीसरा मोड है। मीन बोले तो एवरेज, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय आता है। मीडियन इन बिटवीन, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और मोड ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके हमें मोड निकालना है कि इस पर्टिकुलर मोड पर ही ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर और मॉर्बिडिटी आती है, तो वहां पर हमें एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी आते हैं इसमें। रेंज क्या है, मीन डेविएशन, जैसा कि हम बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वी आर नॉट टेलिंग कि 120/80 इज नॉर्मल, तो वहां हम रेंज बताते हैं कि ये विद इन नॉर्मल लिमिट चलता है। मीन डेविएशन आता है, एवरेज डेविएशन कितना है। अभी जैसा HbA1c में लोग बताते हैं कि प्लस माइनस, अभी वो 7, पहले 7 चल रहा था, अभी तो लोग और उससे नीचे आ गए हैं कि 5.5, उसके पहले 6.5, तो उस तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, एंड फिर वो इज इट डायबिटिक है, हाइपोग्लाइसेमिक है क्या हाइपरग्लाइसेमिया है, वो उस तरीके से बताते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में आता है, कोएफिशिएंट वेरिएशन है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो ये विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिशियन हम लोग जब लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें वो रिसर्च का जो डेटा हमने निकाला है वो हमें वैलिडिटी के लिए यूजफुल होता है। अगला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा होगी, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि रिपीटेडली अगर आप चिल्ड वाटर पीते हैं तो शायद प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यू विल बी प्रोन टू सफर फ्रॉम सोर थ्रोट, ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बताता है चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। ये स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी के लैंग्वेज में वो बताते हैं। मैं कुछ फॉर्मुलेज भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस टू डिटरमाइन द ट्रू डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, दैट इज अ पी वैल्यू, ये कैपिटल पी वैल्यू आती है। सो सिग्निफिकेंस मींस टेस्टिंग आवर हाइपोथेसिस। अभी इसके टाइप्स कैसे हैं ये, तो वन इज पैरामेट्रिक एंड सेकंड इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। व्हेन ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन फ्रॉम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल मेजरमेंट पर जब है तो वहां पर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण जो आपने किया है न्यूमेरिकल स्केल पर अगर किया है तो आपको पैरामेट्रिक करना है, या ऑब्जर्वेशन आर नॉट बेस्ड, जब ऑब्जर्वेशन किसी बेस पर नहीं है तो वो नॉन पैरामेट्रिक पर जाता है। अभी पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट दिए हैं। ये डिपेंड ऑन आपका पर्पस क्या है, आपका हाइपोथेसिस क्या है, आप किस तरीके से वो प्रूव करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट से आप कोई भी वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग टेस्ट दिखाए हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट है, टू कंपेयर द टू सैंपल्स एंड मेजर द मीन। मीन निकालने के लिए जनरली हम टी टेस्ट यूज करते हैं। पैरामेट्रिक है। एक एफ टेस्ट है, टू कंपेयर टू सैंपल्स एंड एस्टिमेट द वेरिएंस, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। पहला जो टी टेस्ट था वो मीन निकालने के लिए, दूसरा वेरिएशन के लिए है, तीसरा आउटकम फॉर अबव बोथ इज आउटकम रिजल्ट एग्जैक्ट क्या आता है उसका पी वैल्यू है। एनोवा टेस्ट, एनोवा टेस्ट मींस क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। व्हेन मोर देन 2 ग्रुप्स, जब 2 ग्रुप से ज्यादा आपने स्टडी किया है, डेटा अगर आप उस तरीके से है आपका डिस्क्रीट टाइप का है,
तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट, लेकिन इसमें टाइप 1 एरर आता है, यूज्ड फॉर टाइप 1 एरर में आता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करके अकॉर्डिंगली एनकोवा टेस्ट भी है। एनकोवा टेस्ट बोले तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, इसके साथ अगर कुछ एडिशनल कोवेरिएंस है तो आपको एनकोवा टेस्ट लेना है। जेड टेस्ट एक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, टाइम के बेसिस पर भी कुछ बातें हैं। अभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है, ज्यादातर पीजी के स्टूडेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका रैंडमाइज चलता है और चाई स्क्वायर टेस्ट से वो लोग उनका डिसर्टेशन असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। मैन विटनी टेस्ट एक है, कोलोनोग्रोव टेस्ट है। ये थोड़ा आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये स्टैटिस्टिशियन के हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। क्रूस्कर टेस्ट है, वैलिस टेस्ट, जो अल्टरनेटिव फॉर एनोवा टेस्ट है, जो मैंने बताया था कि पहले एक वेरिएंस के साथ जो टेस्ट है करते हैं, उसके लिए फ्रेडमैन्स टेस्ट है, स्पीयरमैन्स है, विल्कॉक्सिन है, रैंक के लिए बिनो बायोनोमियल टेस्ट है, फिशर एग्जैक्ट है। अभी कुछ सिंबल हम रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स में जो यूज करते हैं, कॉमनली सिंबल्स क्या है ये आपके सामने, दिस इज मैथमेटिक्स में भी वही चलते हैं, वो आप वेरी मच फैमिलियर है। अभी थोड़े अलग कुछ सिंबल है, जैसे कि x इज वैल्यू ऑफ सैंपल, ऑब्जर्वेशन का है, x बार x, ये x के ऊपर बार आता है, मैं यहाँ दिखा नहीं पाया हूं उसको, लेकिन बार x जब आता है तो x के ऊपर एक आड़ी लाइन आएगी, मीन ऑफ सैंपल वैल्यू, वो दैट इज डिनोटेड बाय, ये समेशन का सिंबल है। पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन है, फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एम, प्रोपोर्शन के लिए स्मॉल पी है, नल हाइपोथेसिस के लिए एच ओ है, अल्फा मींस अल्फा लेवल सिग्निफिकेंस लेवल है, स्मॉल एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वो डेल्टा से भी बताया जाता है। कुछ कॉमन फार्मूलाज मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन जब हम निकालते हैं, मीन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, सो व्हाट इट मींस, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। मीडियम मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज, जब मैं आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट से जब आप रैंडमाइज सैंपल लेते हैं, बहुत से बार ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं मिलते हैं एट दैट टाइम, इन अ स्कैटर्ड मैनर वी आर कलेक्टिंग, और वो सिचुएशन में मोड हमें इंपॉर्टेंट होता है। तो वही बेसिस पर सीसीआरएच ने आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताया था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज हाईएस्ट टू लोएस्ट है, और मीन डेविएशन एमडी ये दिखाया है इज इक्वल टू समेशन इन द ब्रैकेट x माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ये डिफिकल्ट है, बट आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट वेरिएशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपलिंग टेस्ट है, सैंपलिंग के लिए भी कि कौन सा हाइपोथेसिस, कौन सा टेस्ट कैसे रिसर्च करने के लिए सैंपलिंग कैसे लेना है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमें रैंडमाइज ही लेना है या सिस्टमेटिक ही लेना है, या जो कुछ रहेगा वो सैंपलिंग कैसे लेना है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेस्ट है। दैट इज अगेन डिपेंड ऑन डेटा, डिपेंड ऑन योर नीड, डिपेंड ऑन योर एम एंड ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड प्रोपोर्शनल है। टी टेस्ट जो मैंने पहले बताया था ये पैरामीट्रिक टेस्ट में, कि ऑब्जर्व्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जहां हमें एक साथ अलग अलग तरीके से स्टडी करना है, हाइट, वेट, पल्स, टेम्परेचर, एज, वाइटल कैपेसिटी, सो यहाँ पर कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन हमें इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं, ये सभी बातों का सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू बी टेस्टेड टू डिस्कवर द लिमिट ऑफ नॉलेज, ये पर्टिकुलर टेस्ट का जो मैं बता रहा था, टू टेस्ट द इंटेलिजेंस, टू टेस्ट द एबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, उसकी उपयोगिता कितनी है, एंड टू टेस्ट द नॉलेज, रिलेवेंट एंड अपडेटेड नॉलेज बनाने के लिए है। बहुत बार ये जो फियर है हमारे मन में रिसर्च का, एक्चुअली क्लिनिशियन या डॉक्टर्स पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो पीएचडी अदर कोर्सेस में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पीएचडी का बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां पर नए इन्वेंशन वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन उनके लिए वो आसान क्यों है, क्योंकि वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट है। मेडिकल में पीपल दे आर बिजी इन ट्रीटिंग द पेशेंट, उनको लगता है कि मेरा काम ये है, रिसर्च नहीं है। बट अभी सरकमस्टेंसेस बदले हैं, हम लोग 21वीं शती में जा रहे हैं, तो हमें
हमारे अनुभवों से भी सीखना है और आने वाले समय को भी हमें बताना है कि इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट द सर्टेन डिसीजेस। पर्टिकुलरली कम्युनिटी स्टडी में ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत उपयोग होता है कि कौन सी तरीके से हम जाते हैं। अभी कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। होम्योपैथी कर सकती है नहीं कर सकती है, इसके ऊपर भी अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। प्रिवेंशन का कितना स्कोप है, जबकि डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया है कि मेडिसिन कैन प्रिवेंट, मेडिसिन कैन क्योर एंड मेडिसिन कैन पैलिएट आल्सो, दैट्स व्हाई मेडिसिन आर सुपीरियर। तो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे कि बेलाडोना वगैरह अलग अलग मेडिसिन हमने देखा है, इंक्लूडिंग पर्ट्यूसिन। तो उन्होंने अपने प्रिवेंशन का इफेक्ट भी प्रूव किया हुआ है। तो बहुत बार ये हमें फियर है, एंजाइटी है कि क्या रिसर्च करना है, बस हमें तो पेशेंट ठीक करना है। पेशेंट आता है, केस टेकिंग करो, उसका एनालिसिस करो, मेडिसिन दो और आगे चलो। ऐसा नहीं है। आज के समय में हमें लोगों को बताना पड़ेगा। नाउ द न्यू जनरेशन, अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, जेनजी जिनको बोल रहे हैं, वो पूछते हैं कि भाई डिफरेंट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, डिफरेंट डब्ल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज, व्हाट इज दिस, व्हेन, वेयर, whom, एटसेट्रा। और उसमें एक एच भी आता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे हावी है, दैट इज हाउ। तो सभी डब्ल्यू और एच के आंसर हमें देते आना चाहिए। और अभी बदले हुए परिस्थितियों में ये पेशेंट का राइट वो बता रहे हैं। अभी सी एनसीएच ने, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने एटिकेट्स और मैनरिज्म में भी ये बताया है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देना है। जनरली होम्योपैथिक पेशेंट, फिजिशियन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो पेशेंट इसकी गलत इस्तेमाल गलत मात्रा में बार बार वो औषधि ना ले, इसलिए दे रहे हैं, नहीं देते प्रिस्क्रिप्शन। जबकि लोग दुष्प्रचार क्या कर रहे हैं कि होम्योपैथ कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैंने क्या मेडिसिन दिया है वो सही है क्या गलत। ये कुछ परसेंटेज में हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो मोर देन 10%। लेकिन 90% सिचुएशन में, जैसा अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि सर दर्द हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं, लूज मोशन हुआ तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। When we are believing in individualization, हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो उसकी बीमारी भी अलग हो सकती है, बीमारी का कारण भी अलग है, इसलिए उसे अलग औषधि ही लगेगी। तो ये फियर जो है कि रिसर्च नहीं होना चाहिए या नहीं करेंगे या हमारा काम नहीं है, ये निकालने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि आप भी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। सिर्फ आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो आपका निरीक्षण है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, उसको सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। और वो अगर आप सही तरीके से जाएंगे, साइंटिफिक तरीके से जाएंगे, तो वही रिसर्च है और वही आने वाली पीढ़ी को भी फायदेमंद हो। सो स्टेट ऑफ फियर और एंजाइटी को निकालने का मेरा एक प्रयास है। इज अ स्टेट इन विच somebody to avoid doing something because of afraid or to find it difficult। ये जो मैं निकाल रहा हूं कि आर्सेनिक इज इफेक्टिव इन कोविड, ये सही है क्या नहीं है? फिर क्यों लोग नहीं एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि आई कैन ट्रीट विद दिस पर्टिकुलर वे? अभी भी लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आते हैं, होम्योपैथ के मन में भी आते हैं और लोगों के मन में भी आते हैं। एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें वन शैल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओन थिंग्स। तो ये निकालने का ये छोटा प्रयास था। इफ वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हम वो पर्टिकुलर उत्तर का हम भाग नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम डेटा भी प्रोवाइड करते हैं रिसर्चर को, नए बडिंग होम्योपैथ को, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, नए स्टडी के लिए, तो वो आपको आकर हेल्प कर सकते हैं और आपका ही डेटा सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करके आपके नाम से प्रकाशित भी होगा और वो क्रेडिट भी आपको मिलेगा। कॉपीराइट एक्ट, अभी इसके लीगल एस्पेक्ट भी बहुत है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। व्हाट आर द डिफरेंट रीजन
बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इसमें हम स्टडी में कम पढ़ रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इनएप्रोप्रिएट लर्निंग है, इनएप्रोप्रिएट अवेयरनेस है, कि बहुत से फैक्टर है वो जो हमें प्रिवेंट भी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो देयर थिंग। तो लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन, लेकिंग इन सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिसर्च मेरा काम नहीं है, एपैथी, ये सबसे मेजर एस्पेक्ट, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बार फोर्सफुली प्रोफिट। अगर आपने देखा होगा, जब तक हम लोग बीएचएमएस करते हैं, एमडी करते हैं, बहुत टेंशन में रहता है, कुछ नहीं है, लेकिन एक मैच्योरिटी जब आ जाती है, अनुभव हमारे साथ आता है, तो धीरे धीरे हम वो उदासीनता से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी इन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग है, एनकरेजमेंट है, इम्प्रॉपर टीचिंग है, ये भी बात है। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स लाए हैं। वही बात है, वो बोल रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि इसके पहले कॉम्पिटेंसी, एक्चुअली इन ट्रू सेंस, दिस इज माय एक्सक्लूसिव, माय पर्सनल ओपिनियन है, नॉट नेसेसरी एवरीवन शुड एग्री, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन कॉम्पिटेंसी के सिवाय हो ही नहीं सकता। सिर्फ अभी उन्होंने बिटवीन द लाइन एक्सप्लोर किया है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कैसे जा सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने एक अपने अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, वॉट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर कैन बी प्रोड्यूस बाय आवर प्रेजेंट एक्शन। हमें अगर फ्यूचर में कुछ प्रोड्यूस करना है तो वो हमारे प्रेजेंट एक्शन से ही जाएगा। इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, बस जस्ट 1 मिनट, इंटरेस्ट, मोटिव्स, ड्राइव्स, अर्ज, हमारी इच्छा शक्ति पर ये सब है, माइंडसेट, हमारा बर्ताव किस तरीके से, देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये सब बातें हमें वहां तक लेकर जाते सकती है। और डेफिनेटली इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। हाउ टू बेस्ट, नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, दे नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, ऐसा फ्रांसिस बेकन साहब बोल रहे हैं। इफ यू कैनॉट, डोंट नो, admit it rather than drawing attention towards what you don't know। अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं कर सकते हैं, तो उसे स्वीकारने के लिए भी बहुत करेज लगता है। इसीलिए डॉक्टर हैनीमन साहब ने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन, एक्चुअली 2nd एडिशन से ही गैलर्ट्स पोएम रिप्लेस किया, डेयर टू बी वाइज, ऑडेस एपेरे मींस वन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ आवर ओन करेज, that is very important। So what it means, Close the door। note, understand, recall, digest, expand and review, अगर आप इस तरीके से जाएंगे, definitely you can। So these are the certain references for what I have studied this particular topic, research methodology के लिए। धन्यवाद आपको भी, पर्टिकुलरली ये इंटरनेशनल फोरम को भी, जो मुझे बार बार अवसर दे रहा है, और पर्टिकुलरली साहनी सर को भी, जो मुझे अभी भी मेरे ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं कि मैं कुछ इस कड़ी में जुड़ सकता हूं और थोड़ा बहुत अपना योगदान देने की कोशिश कर सकता हूं। तो धन्यवाद सभी को, इंटरनेशनल फोरम को भी, और साहनी सर को भी, और सभी इंपॉर्टेंट आप सभी सुनने वालों को भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर अजय का। बहुत ही बढ़िया सेशन था, सर ने डिटेल में हमारे को बताया किस तरह से हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज हैं, बट इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। मेरा Actually, बीच this में was an एक्चुअली effort, research methodology बताने का, बस एक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन हाँ के जी, लिए। हाँ जी, तो अवेयरनेस के लिए भी अब मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है इतना भी, तो इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। एक्चुअली हमारा टाइम अब वैसे ओवर हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अजय दहाड़ थैंक यू। का, तो इसी तरह से नॉलेजेबल सेशन हमारे साथ लेके आए। और हिंदी सेशन का यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकल को। थैंक यू वेरी मच। Dr. Neha, thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session. Today is our 2086th day of continuous webinar. Thank you all the participants for joining with us. Before beginning the session, we'll have a silent prayer.